Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the herpes simplex. इस लेक्चर में हम बात करेंगे herpes zoster की, जिसे हम एक नाम और देते हैं that is shingles. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द herpes zoster इज द वायरल इन्फेक्शन। जैसे कि हमने herpes simplex देखा था कि वो भी एक वायरल इन्फेक्शन था, उसे भी एक वायरस ने कॉज किया था। सेम है, दिस इज ऑल्सो अ वायरल इन्फेक्शन एंड इट ऑल्सो कॉज द आउटब्रेक ऑफ फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स। हम देखा था ब्लिस्टर्स, फोले हो जाना। जो बॉडी है पेशेंट की, जो स्किन है, एक स्पेसिफिक एरिया, वहाँ पर फोले निकलेंगे, ब्लिस्टर्स निकलेंगे। तो बोलोगे भैया ये तो क्वाइट सिमिलर हो गया, वायरल इन्फेक्शन भी है, ब्लिस्टर भी कॉज कर रहा, तो क्या सेम वायरस कॉज करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो हर्पीस सिम्प्लेक्स था उसे किसने कॉज किया था? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 और टाइप 2 ने। और जो हमारा हर्पीस जोस्टर रहेगा, इट इज ड्यू टू रीएक्टिवेशन ऑफ बैरिसिला जोस्टर वायरस। अब बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर बट लिखा है रीएक्टिवेशन। तो रीएक्टिवेशन का मतलब क्या हुआ? फिर से एक्टिवेट होना। तो अब आप लोग पूछोगे भैया हम रीएक्टिवेशन क्यों बोल रहे हैं? क्या ये जो वायरस है बैरिसिला जोस्टर पहले से ही पर्सन की बॉडी में एक बार एक्टिवेट हो चुका होता है? बिल्कुल, क्योंकि यही जो बैरिसिला जोस्टर वायरस है, यही वो सेम वायरस है जो कि पेशेंट की बॉडी में या फिर हमारी बॉडी में चिकन पॉक्स कॉज करता है। ठीक है, अब होगा क्या कि इसने पहली बार जब एक पर्सन की बॉडी में आया, इस वायरस ने कॉज किया चिकन पॉक्स। फिर क्या होगा? पेशेंट इसका ट्रीटमेंट कराएगा, इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो चिकन पॉक्स से तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा, सिम्टम्स से चले गए। लेकिन जितनी भी हमारी मेडिकेशंस हैं वो 100% इस वायरस को हमारी बॉडी से बाहर नहीं कर पाती। पार्टिकुलरली जो बैरिसिला जोस्टर वायरस है वो पेशेंट की बॉडी में लाइफ टाइम के लिए प्रेजेंट रहता है। और जैसे ही फिर से कुछ ट्रिगर्स मिलते हैं, जैसे कि हमने देखा था हर्पीस सिम्प्लेक्स में, है ना, वो जो ट्रिगर्स होते हैं फिर से इस वायरस को एक्टिवेट कर देते हैं और हमें ब्लिस्टर्स देखने मिलेंगी, जो कि यहाँ पर लिखा भी है। आफ्टर चिकन पॉक्स रिकवरी वायरस रिमेन इन पर्सन्स बॉडी लाइफ टाइम। किस स्टेट में रहता है? डोरमेंट फॉर्म में या फिर डोरमेंट स्टेट में। डोरमेंट स्टेट मैंने पहले भी बताई थी। ऐसी स्टेट के एक स्लीपिंग पैटर्न, मतलब बैरिसिला जोस्टर सो रहा, हमें कोई भी डैमेज नहीं पहुंचाएगा। स्पेसिफिकली बॉडी के किन पार्ट में प्रेजेंट होता है? नर्व सेल बॉडीज। और जो नर्व सेल बॉडीज का बंडल होता है, गुच्छा होता है, उसे हम बोल देते हैं गैंग्लियन। तो नर्व रूट गैंग्लियन में, चाहे वो क्रेनियल नर्व हो या फिर पेरिफेरल नर्व, वहां पर प्रेजेंट रहेगा। जैसे ही कुछ ट्रिगर्स आएंगे, जैसे कि हमने देखा स्ट्रेस हो गया, है ना, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो कि पेशेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है, या फिर इमोशनल स्ट्रेस हो, जैसे अपन ने देखा था कि रिलेशनशिप में था, कोई ब्रेकअप हो गया, किसी का डाइवोर्स हो गया, कुछ भी। इसके साथ साथ और हम बात करें तो हार्मोनल चेंजेस हैं, जैसे हमने देखा था मेंस्ट्रुएशन हो गया फीमेल में। इसके साथ साथ वीकेंड इम्यूनिटी, कि पेशेंट में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब ये क्यों हो सकता है? ड्यू टू ओल्ड एज, कि पर्सन बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाए आफ्टर द एज ऑफ 50। इसके साथ साथ अगर पेशेंट में कोई इलनेस है, जैसे कि फीवर हो गई, एक्सट्रीम फटीग हो गया, ये सारे फैक्टर इस वायरस को फिर से एक बार रीएक्टिवेट कर देते हैं। और ये वापस से नर्व से कहाँ पर जाता है? स्किन में, वहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज करेगा और रिजल्ट करता है ब्लिस्टर्स में, मीन्स आउटब्रेक ऑफ ब्लिस्टर। इसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, दैट इज ब्लिस्टर्स अपीयर इन वन साइड और वन स्पेसिफिक एरिया ऑफ बॉडी। पहली चीज़ के जो हर्पीस जोस्टर रहेगा ना, बॉडी के एक साइड में अफेक्ट करता है, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें हो चुकी हैं, चिकन पॉक्स भी, इसके साथ साथ हर्पीस जोस्टर भी। तो मेरा खुद के एक एक्सपीरियंस है। तो लगभग 8 से 10 साल पहले मुझे खुद हुआ था चिकन पॉक्स, और अभी रिसेंट में लगभग 6 महीने पहले मुझे खुद हुआ था हर्पीस जोस्टर। तो ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है कि पर्टिकुलरली ये जो वायरस है ना, एक रीजन में अफेक्ट करता है। मीन्स मुझे खुद हुआ था इस रीजन में, बैक वाले रीजन में, तो एक ही साइट अफेक्ट करता है और एक बंडल में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे ब्लिस्टर। अब आप बोलोगे भैया क्यों एक साइट में अफेक्ट क्यों कर रहा? रीजन है कि जो बैरिसिला जोस्टर वायरस है ना, एक स्पेसिफिक नर्व के थ्रू रन करता है। मीन्स जो नर्व है उसी के पाथवे में। हमने देखा ना कि कहाँ पर प्रेजेंट है? गैंग्लियन में, नर्व सेल बॉडी में। इस तरीके से अगर मैं बना दूं, ये रही हमारी नर्व, ये हो गई सेल बॉडी, यहाँ पर प्रेजेंट है। धीरे धीरे जैसे ही ट्रिगर्स आएंगे, इसे एक्टिवेट करेंगे, ये एक ही नर्व के पाथवे के थ्रू रन करता है, इसीलिए हमेशा एक साइड ऑफ बॉडी को या वन पार्ट ऑफ बॉडी को अफेक्ट करता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं स्प्रेड ऑफ हर्पीस जोस्टर की, कि कैसे जो हर्पीस जोस्टर है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होगा।
तो पहला जो मोड रहेगा दैट इज डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है जैसे हर्पीस जोस्टर है, स्पेसिफिकली उसे ब्लिस्टर्स हैं, है ना, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स, और एक हेल्दी पर्सन है, अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाएगा। इसके अलावा रेयरली इट कैन ऑल्सो ट्रांसमिट बाय ब्रीदिंग, जो ड्रॉपलेट्स हैं कि मान लो जो फ्लूइड थे उसके ड्रॉपलेट्स अगर आपने इनहेल कर लिए तब भी एक पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ें हैं दैट इज द बैरिसिला जोस्टर वायरस कैन ओनली कॉज चिकन पॉक्स इन समवन हु हैज़ नेवर हैड वैक्सीन और चिकन पॉक्स। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारा हर्पीस जोस्टर है इसका वायरस हुआ बैरिसिला जोस्टर, ये सिर्फ उस पर्सन को अफेक्ट करेगा जिसने कभी भी चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगवाई है या फिर उसे कभी भी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है। और उसमें कौन सा डिसीज कॉज करेगा, कौन सा इन्फेक्शन कॉज करेगा? चिकन पॉक्स। हर्पीस जोस्टर इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। इसके अलावा आप लोग पूछोगे भैया ऐसा क्यों कि सिर्फ उन्हीं पर्सन को अफेक्ट कर रहा जिनको या तो चिकन पॉक्स कभी नहीं हुआ या फिर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। कि अगर मैं एक पर्सन हूं जिसने चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगवा ली है या फिर मुझे बचपन में एक बार चिकन पॉक्स था, अब अगर मैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पर्टिकुलरली जैसे हर्पीस जोस्टर है उसके कांटेक्ट में आता हूं तो क्या मुझे हर्पीस नहीं होगा या चिकन पॉक्स नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आपको एक बार चिकन पॉक्स हो चुका है पहले ही या फिर आपने वैक्सीन लगाई है तो हमारी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर स्पेसिफिकली इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगे। इसलिए आपने सुना होगा कि जैसे एक बार चिकन पॉक्स या फिर छोटी माता होती हैं लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार होती हैं, क्योंकि उसके बाद उस पर्सन की बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है। तो सिंपल सी बात है, बैरिसिला कैसे स्प्रेड होगा? सिर्फ उसी पर्सन में जिसने या तो वैक्सीन कभी भी नहीं लगाई या फिर उसे कभी भी चिकन पॉक्स नहीं हुआ। और उस हेल्दी पर्सन में भी कौन सा इन्फेक्शन कॉज करेगा? चिकन पॉक्स। कभी भी उसमें डायरेक्टली हर्पीस जोस्टर कॉज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ हर्पीस जोस्टर की। तो जैसे कि वर्ड है पैथोजेनेसिस, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो वर्ड है दैट इज पैथो, पैथो रिलेटेड होता है डिसीज से। और जो सेकेंड वर्ड है दैट इज जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट होने की एक प्रोसेस। तो किस तरीके से जो हर्पीस जोस्टर है एक पर्सन की बॉडी में जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा या डेवलप होगा, उस चीज़ को हम देखेंगे। वैसे इसका बहुत सारी चीज़ें तो हमने इंट्रोडक्शन में देखी, लेकिन और अच्छे से देखते हैं। तो जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो होगी एंट्री ऑफ बैरिसिला जोस्टर वायरस से, कि सबसे पहले होगा पर्सन में प्राइमरी इन्फेक्शन। बैरिसिला जोस्टर जो वायरस है वो पेशेंट की मीन्स पर्सन की बॉडी में आएगा, जिसे वो पेशेंट बनाएगा, मीन्स अब इन्फेक्शन होगा। सो इट एंटर्स इनटू द बॉडी। और कैसे एंटर्स करता है? मेनली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू। उसके बाद सबसे पहले जाएगा हमारे लंग्स में, तो जो रेस्पिरेटरी सेल हैं उनको इन्फेक्ट करता है। उसके बाद हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है और जो मेन इन्फेक्शन है, प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करेगा दैट इज चिकन पॉक्स, जिसे हमने डिस्कस किया था। इसके बाद होगा क्या? जो पर्सन है, जो पेशेंट है, अपना ट्रीटमेंट कराएगा। इसके साथ साथ अगर नहीं भी कराता है तो जो चिकन पॉक्स है अपने आप ही डिसअपीयर हो जाता है। साथ ही साथ जो हमारी बॉडीज है इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना लेती है, एंटीबॉडीज बना लेती है। फिर होगा क्या कि जो इसके सिम्टम्स हैं वो गायब हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज लेटेंसी, क्योंकि होगा क्या, जैसे ही पर्सन की चिकन पॉक्स से रिकवरी होगी मींस सिम्टम्स आर गोस अवे, सिम्टम्स चले गए, लेकिन जो वायरस है दैट इज बैरिसिला जोस्टर वायरस वो पेशेंट की बॉडी से पूरी तरीके से बाहर नहीं जाता, इरेडिकेटेड नहीं होता। अभी तक तो ऐसा ही है, ऐसी मेडिसिन हमारे पास नहीं है कि इसे टोटली हमारी बॉडी से बाहर कर दें। तो बोलोगे भैया बॉडी में ही है, तो बॉडी में कहाँ है? बॉडी में भी प्रेजेंट होता है नर्व में, और नर्व में भी स्पेसिफिकली हम बात करें तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन या फिर क्रेनियल नर्व गैंग्लियन। बोलोगे भैया गैंग्लियन क्या? आपने नर्व या न्यूरॉन हमने पढ़ा, ठीक है। इस तरीके से ये आपने देखा होगा, ये होता है इस तरीके से कुछ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ऐसे हो गए डेंड्रॉइड्स, ये हो गई सेल बॉडी, और ये होता है पूरा एक्सॉन, जिससे ऐसे एक्सॉन टर्मिनल निकले होते हैं। ये जो सेल बॉडी है यहीं पर वायरस रुक जाता है, यहीं पर वायरस आप बोल सकते हो रहने लगता है। कैसी स्टेट में रहता है? इन दी डोरमेंट स्टेट, यहाँ पर लिखा है डोरमेंट फॉर्म, मतलब स्लीपिंग स्टेट, सोता रहता है।
वैसे इसमें हमारे इम्यून सिस्टम का भी काम है कि इसे स्लीपिंग स्टेट में ही रखे, इसे जागने ना दे। ठीक है, तो कहां पर? सेल बॉडी में। और जब ये बहुत सारी, क्योंकि एक नर्व में तो होगा नहीं, एक न्यूरॉन में तो होगा नहीं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे, तो इस चीज को हम बोल देते हैं ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को गैंग्लियन। तो कहां पर? पेरिफेरल नर्व में भी, पेरिफेरल गैंग्लियन में भी, साथ ही साथ हमारी जो क्रेनियल नर्व है वहां के गैंग्लियन में भी ये प्रेजेंट हो सकता है। इसके बाद होगा क्या? ये डोरमेंट स्टेट में, कोई दिक्कत नहीं थी अभी तक, लेकिन हमने बात की थी कुछ ट्रिगर्स की। जैसे ही वो ट्रिगर्स आएंगे, क्या क्या हो सकते हैं? हमने देखा फीवर, इसके साथ साथ हमने देखा स्ट्रेस, दैट कैन बी इमोशनल, साथ ही साथ वो फिजिकल हो सकता है, पर्सन ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, थकावट हो गई। इसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेस हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट एज या फिर वीकेंड इम्यूनिटी, कि पर्सन की इम्यूनिटी अगर वीक है, अगर आगे चल के पर्सन को एड्स हो गया, HIV हो गया, अब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, अब वो इसे स्लीपिंग स्टेट में नहीं रख पाएगा, तो वायरस फिर से जागने लगेगा। सो इट रिजल्ट इन रीएक्टिवेशन ऑफ वायरस। और जैसे ही वायरस रीएक्टिवेट हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज होगी एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। मींस अब जो वायरस है रीएक्टिवेट हो गया, वो वापस से इस सेल बॉडी से इस एक्सोन के थ्रू रन करने लगेगा, और रन करते करते पहुंच जाएगा स्किन में। कौन सी स्किन? जिसको ये नर्व सप्लाई कर रही है, सिर्फ उस स्पेसिफिक स्किन में, और इस स्किन को बोला जाता है डर्माटोम। ऐसी स्किन जो एक स्पेसिफिक नर्व से सप्लाई हो, तो इसके लिए स्किन हो गई डर्माटोम। तो जो नेक्स्ट स्टेज रहेगी दैट इज रैसेस या फिर ब्लिस्टर्स, क्योंकि एट दी एंड जब यहाँ पर जाएगा ना स्किन में, इन्फ्लामेशन कॉज करता है। लाइन को पढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। वायरस ट्रेवल अलोंग द नर्व एक्सॉन टू द स्किन, ठीक है, एंड क्या करेगा? वायरस कॉज इन्फ्लामेशन एंड ब्लिस्टर इन स्पेसिफिक स्किन विच इज सप्लाइड बाय दिस नर्व, जिसे हम बोल देते हैं डर्माटोम। तो यहीं पर क्या हो रहा? जैसे ये वायरस यहाँ पर आया है, स्पेसिफिक इन जो सेल रहेंगी उनको डिस्ट्रॉय करेगा, यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन के बाद इट रिजल्ट इन स्किन रैसेस और ब्लिस्टर, और वो एक स्पेसिफिक नर्व में रहेंगे। मैंने बताया था ना कि मुझे खुद एक बार हो चुका, और एक स्पेसिफिक एरिया में होता है। इस तरीके से मुझे इस बैक वाले रीजन से एक ही तरफ होता है स्पेसिफिक नर्व में, सिर्फ उसी स्किन में होगा जिसको ये नर्व सप्लाई कर रही है। इसके बाद ये था इसका पूरा पैथोजेनेसिस। अब हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज, दैट इज रिस्क फैक्टर। मीन्स वो कौन कौन से पर्सन हैं जिसमें सिंगल्स होने की रिस्क ज़्यादा है। मीन्स हम कह सकते हैं इन 10 लोगों में से इन 2 लोग को बहुत ज़्यादा चांस है कि इनमें सिंगल्स होगा, हर्पीस जोस्टर होगा। तो अगर हम पहले रिस्क फैक्टर की बात करें तो खुद ऐसा पर्सन जिसको बचपन में या फिर पहले चिकन पॉक्स हो चुका है, क्योंकि उसकी बॉडी में अब बैरिसिला जो जोस्टर है ना, जिंदगी भर रहना है। तो जैसे ही कोई स्ट्रेस वाले फैक्टर आए, यही जो है ना रिस्क फैक्टर या ट्रिगर्स वही रहेंगे कि एक पर्सन हो गया, एज हो गई, आफ्टर 50 इम्यून सिस्टम वीक हो रहा, साथ ही साथ वीकेंड इम्यूनिटी, जैसे कि हमने बात की थी HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या फिर एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसमें पर्सन की इम्यूनिटी वीक हुई, अब जो इम्यून सेल हैं वो इस वायरस को स्लीपिंग स्टेट में नहीं रख पाएंगे, ये जाग जाएगा, वापस से ट्रैवल करेगा और फिर से इन्फ्लामेशन। इसके साथ साथ स्ट्रेस हो गया, फीवर हो गया, जो मैंने बताया था ना, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस हो कि पेशेंट को एक फैमिली का प्रेशर है, ब्रेकअप हो गया, कोई दिक्कत हो गई, किसी की शादी नहीं हो पा रही है ना, पोपट लाल बन गया है, पता चले तारक मेहता वाला। इसके साथ साथ हम देखें फिजिकल स्ट्रेस कि पर्सन को बहुत ही ज़्यादा काम आ रहा है, एकदम सुबह 6 से निकल रहा पर्सन तो रात के 10-12 पे घर आ रहा, प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न नहीं हो पा रही। ये सारी चीज़ें हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं। रीएक्टिवेशन ऑफ बैरिसिला जोस्टर वायरस होता है, वो न्यूरॉन के थ्रू ट्रैवल करते हुए हमारी स्किन में आएगा और वहाँ पर रैसेस और ब्लिस्टर कॉज करते हैं। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिंगल्स की। तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जो सिम्टम्स होता है दैट इज सब्जेक्टिव, मीन्स इसे सिर्फ सब्जेक्ट ही महसूस कर सकता है। मान लो कि एक पेशेंट है, अब उसका सिर दर्द कर रहा, हेडेक हो रहा, या उसके अंदर फटीक है, कमजोरी है, तो ये चीज़ पेशेंट ही बता सकता है, दैट इज सिम्टम्स। जो साइन है ये होता है ऑब्जेक्टिव, मीन्स हम इसे ऑब्जेक्ट को देखकर, पेशेंट को देखकर पता कर सकते हैं। जैसे कि स्किन रैसेस हो गए, हम देख के बता सकते हैं कि इसमें कोई इन्फेक्शन है। इसके साथ साथ फीवर, हम पेशेंट को टच करके बता सकते हैं, है ना, टेम्परेचर मेजर करके कि पेशेंट में फीवर है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट साइन से, दैट इज फीलिंग ऑफ एन इचिंग, या फिर आप बोल दो सिम्टम्स, कि सबसे पहले जहां पर भी सिंगल्स होने वाला है
उस स्पेसिफिक स्किन के एरिया में पेशेंट को इचिंग होगी। इसके साथ साथ हम देखें तो बर्निंग सेंसेशन मींस पेशेंट को वहां पर जलन भी होगी। साथ ही साथ टिंगलिंग मींस पेशेंट को ऐसा लगेगा कि वो जिस स्किन का एरिया है वहां पर एक साथ बहुत सारी सुइयां चुभ रही हैं। उसके बाद जैसे जैसे स्टेज प्रोग्रेस करते जाएगी, अब जो स्किन का वो एरिया रहेगा अफेक्टेड एरिया, वहां पर हमें एक रेडनेस देखने मिलेगी। फिर जब और भी ज़्यादा स्टेज आगे प्रोग्रेस करेगी तो उसी अफेक्टेड स्किन के एरिया में आपको रैसेस देखने मिलेंगे। किस कलर में? रेड कलर रैसेस। और इसके बाद जब स्टेज आगे प्रोग्रेस करती जाएगी उसी स्किन के एरिया में जहां पर रैसेस थे, अब हमें देखने मिलेंगे वहां पर फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स, जिसमें फ्लूइड भरा होगा। और ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, मैंने खुद महसूस की है। जब यहाँ पर ब्लिस्टर होते हैं बहुत ज़्यादा पेन होता है, एक्सट्रीम पेन। इसके साथ जब और आगे प्रोग्रेस करता है, होता क्या है कि जो आपके ब्लिस्टर से वो फूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और उससे जो फ्लूइड है बाहर आता है। यहाँ तक भी स्टेज बहुत पेनफुल होती है। इसके बाद आगे हम बात कर रहे हैं तो ब्लिस्टर्स आर ओपन, ब्रेक डाउन एंड स्क्रैप ओवर, वो फूटते हैं और वहीं पर फिर परत बना लेते हैं। तो ये थे हमारे मेन सिम्टम्स। इसके बाद हम बात करें तो कुछ अदर भी रहेंगे, जैसे कि फीवर। तो फीवर तो मैंने बार बार बताया, पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन रहेगा, हमारी बॉडी एक ही काम करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करना, ताकि वो पैथोजन इस टेम्परेचर को सह ना पाए और उसकी डेथ हो जाए। इसके बाद हम बात करें तो फटीग हो गई, वीकनेस हो गई, पेन मैंने बता ही दिया कि एक तो उस अफेक्टेड एरिया में, साथ ही साथ आपका हेडेक हो गया, पूरी बॉडी में पेन होना। फटीग का रीज़न क्या है कि हमारी बॉडी कहीं ना कहीं इस वायरस से, इस पैथोजन से लड़ने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इतना पेन है बॉडी में, इस वजह से कहीं ना कहीं फटीग हो जाता है। आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिंगल्स की, कि सिम्टम्स तक तो ठीक था, क्या घातक चीज़ें हो सकती हैं। पहली जो चीज़ है दैट इज विजन प्रॉब्लम, क्योंकि हमने देखा था कि जो वायरस था वो डोरमेंट स्टेट में रहता है, बैरिसेला जोस्टर, स्पेसिफिकली नर्व रूट में, गैंग्लियन में, सेल बॉडी में। तो वो सीएनएस में भी रह सकता है, जो हमारी सीएनएस की नर्व है, क्रेनियन नर्व है, अगर वहां पर रहा और अगर इसने स्पेसिफिकली उस नर्व को अफेक्ट कर दिया जो हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, ऑप्टिक नर्व, तो कहीं ना कहीं विजन प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। इसके साथ साथ फेशियल पैरालिसिस, कि पर्टिकुलरली अगर वायरस ने फेशियल नर्व को अफेक्ट किया तो फेशियल पैरालिसिस देखने मिल सकता है। इसके बाद अगर और भी वायरस आपके क्रेनियन नर्व में रहा, ब्रेन में रहा, कहीं ना कहीं वो ब्रेन में स्वेलिंग कॉज कर सकता है, जिसे हम कहते हैं एन्सेफेलाइटिस। और पर्सन का मेंटल स्टेटस, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, कंफ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ सिंगल्स की, कि हम कैसे पता करेंगे कि किसी भी एक पर्सन में या फिर पेशेंट में सिंगल्स है या फिर उसे कोई और इन्फेक्शन है। तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन से। हम पेशेंट की एक मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं रिसेंट की, क्या अभी उसे फीवर है, फटीग है, इसके साथ साथ पास्ट की। स्पेसिफिकली हम पूछते क्या आपको चिकन पॉक्स था बचपन में जब आप छोटे थे। इसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन, हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन मीन साइन और सिम्टम्स देखते हैं, और अगर हमें ये वाले साइन और सिम्टम्स मिल गए कि ब्लिस्टर्स हैं और स्पेसिफिकली एक ही रीजन में, आप 100% कह सकते हो कि हाँ पेशेंट में सिंगल्स ही है। लेकिन फिर भी अगर आपको और कंफर्म करना है तो सबसे बढ़िया है आपका फ्लूइड टेस्ट या फिर फ्लूइड कल्चर। जो ब्लिस्टर था ना उसका फ्लूइड टेस्ट लेबोरेटरी में, पर्टिकुलरली जो प्रोसीजर होती है PCR, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, एंड इट कैन शो द प्रेजेंस ऑफ वायरस, और आप 100% कह सकते हो पेशेंट में सिंगल्स है। इसके बाद अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ सिंगल्स, कि अगर हमने एक पर्सन में डायग्नोस किया कि उसे सिंगल्स है, हर्पीस जोस्टर है, हम उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। पहली चीज है एंटीवायरल मेडिकेशन, क्योंकि वायरस की वजह से है बैरिसेला जोस्टर वायरस, तो हम ऐसी मेडिकेशन देंगे जो वापस से इन वायरस को किल करें, रिमूव करें। 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इन सिम्टम्स से तो रिलीफ मिले। तो जो मेडिकेशंस रहेंगी दैट आर एसिक्लोविर, फैमसिक्लोविर और बेलासिक्लोविर, जो कि हमने हर्पीस सिम्प्लेक्स में भी देखा था। इसके साथ साथ क्योंकि पेशेंट में बहुत ज़्यादा पेन है तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम दे सकते हैं पेन रिलीवर्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, आइबुप्रोफेन हो गई, फ्लर्विप्रोफेन हो गई, नेप्रोक्सिन, बहुत सारी आती हैं इसके अंदर भी। इसके बाद आप कहोगे ठीक है भैया हमें पूरा सिंगल समझ में आया, क्या होता है, कैसे होता है, रिस्क फैक्टर क्या है, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि भाई हमें ये हो ही ना, कोई प्रिवेंशन है।
तो भैया इसका 100% प्रिवेंशन बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जैसे कि पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन आपने 2 बूंद जिंदगी की पी, अब तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई हमें जिंदगी भर पोलियो नहीं होगा। इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ वैक्सीन होती हैं, जैसे एक स्पेसिफिक हम बात करें रिकॉम्बिनेंट जोस्टर वैक्सीन, जिसे हम एक और नाम देते हैं दैट इज सिंग्रिक्स। अब ये वैक्सीन किसे प्रेफर की जाती है? ओवर द एज ऑफ 50, जो भी लोग हैं ना 50 साल के हो चुके हैं, उससे ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि अब उनमें इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, वीकेंड होगी। और जो वीकेंड इम्यूनिटी होती है वो होता है एक ट्रिगर हर्पीस जोस्टर के लिए, सिंगल्स के लिए। इसीलिए उन्हें ये जो वैक्सीन है ये प्रिस्क्राइब की जाती है, प्रेफर की जाती है कि उन्हें दी जाए। तो ये जो वैक्सीन है इन ओल्ड एजेस पीपल को बहुत हद तक सिंगल से प्रोटेक्शन देता है, लेकिन 100% आप नहीं कह सकते, 100% प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करती है। सो इट्स ऑल अबाउट दी सिंगल्स हर्पीस जोस्टर। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।